Good afternoon, everyone. Now let's have kind of a discussion because हमारा more or less I just need to cover up a few things with you. More of revision and then more of work to be given to you. तो मैंने सोचा कि in general we can have a normal discussion for 5-7 minutes and then we can go about in the studying mode. I was basically trying to assess that how much are you covering and how much you have covered till now, कितना आपका हो गया सिलेबस में. तो सी द नेचर ऑफ द पेपर इज़ आई मीन लोग मुझसे काफ़ी पूछते हैं कि ये पेपर का पैटर्न ऐसा क्यों है. सो कि इतनी सारी चीज़ें क्यों पूछनी है. कई बार लॉजिक लगता है कि यार वाई टू आस्क ऑल ऑफ दिस विच इज़ इट रेलिवेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. द पर्पस ऑफ द एग्ज़ाम इज़ टू टेस्ट यू कि बहुत सारी डिमांडिंग सिचुएशंस आएंगी, बहुत सारी कंपीटिंग सिचुएशंस आएंगी और उस कंपीटिंग सिचुएशन में यू हैव टू डू द बेस्ट दैट यू कैन. ठीक है. सो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अ परफेक्ट डे और अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी और समथिंग से दैट दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू वर्क. इफ समथिंग इज़ वर्किंग फॉर समवन तो हो सकता है वो किसी और के लिए ना काम कर रहे हो. बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप बेस्ट अपना पोटेंशियल कैसे दे पा रहे हो एंड ऑल दीज कंपीटिंग डिमांड्स दैट आर कमिंग टू यू. सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो क्या होगा कि यू आर एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यू आर पोस्टेड विद सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो आपको लगेगा यार मैं 2 साल के लिए आप पोस्टेड हूँ, 2 साल में मैं क्या ही उखाड़ लूँगा इस पूरी पूरी जगह का. बट यहाँ पर ही वो आता है कि योर डिटर्मिनेशन थ्रू दी एग्जामिनेशन की इतनी सारी कंपीटिंग सिचुएशंस थी एंड यू आर एबल टू फाइंड एंड नेविगेट अ पाथ थ्रू इट. तो मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम इसीलिए ऐसा रखा गया है एंड दैट इज़ वाई द पैटर्न हैज़ नॉट रियली चेंज फ्रॉम so time immemorial. It tests certain skills and it tests your ability to basically adjust to very very fluid conditions and something. So think of it as a I think of it as a psychometric test कि अगर इसकी जगह साइकोमेट्रिक टेस्ट भी ले लें तो भी चल जाएगा. बट एक्चुअली में ये हार्ड कोर साइकोमेट्रिक टेस्ट है कि टाइम नहीं है और इतना सारी चीज़ें करनी है. तो हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग टू इट. And as you can see I was good at some part of it. As an aspirant मैं कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा था. इनफैक्ट I would say that I was really good at prelims. बट कुछ चीज़ों में नहीं था ठीक. दिस मैनेजमेंट ऑफ PYQs में मैं ठीक नहीं था. इसीलिए मैं एज अ कभी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट नहीं निकल पाया. तो मेक श्योर और मैं हमेशा क्या करता था कि मैं प्रीलिम्स तो मेरे हमेशा स्ट्रॉन्ग थे. मुझे लगता था प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आई विल डू सम अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क और उससे हो जाएगा. बट व्हाट आई डिड नॉट रियलाइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज़ कि आपके प्रीलिम्स की प्रेप से पहले ही आपकी मेंस की प्रेप ख़त्म हो जानी चाहिए. तो इसीलिए वॉट एवर पेस दैट यू आर गोइंग ऑन, अभी भी 4 महीने पड़े हुए हैं, वॉट एवर पेस दैट यू आर गोइंग ऑन, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, 3rd अटैम्प्ट में हो, 4th अटैम्प्ट में, डज नॉट रियली मैटर. व्हाट मैटर्स इज़ कि जब आप प्रीलिम्स की प्रेप अपनी जनवरी में शुरू करोगे उससे पहले क्या आपने फंडामेंटल्स ऑफ योर मेंस कर लिया है क्या नहीं कर लिया. और उसके लिए एथिक्स ऐसे बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपने एक बार इसको देख लिया हो, इसके PYQ सॉल्व कर लिए हो, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 500 नंबर है और यहाँ पर ये वो 500 नंबर हैं जहाँ पर आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं. यू कैन स्कोर ईजिली नॉट ईजिली बट यू कैन स्कोर समवेयर अराउंड 270-280 है. और सेम ऑप्शनल में इतनी मेहनत करके, क्योंकि ये डिटर्मिनिस्टिक है, आपको पता है कि ऐसे आएगा ही आएगा, आपको पता है कि ये तरीक़ों कैसे आते हैं, आपको पता है कि जो एथिक्स का पेपर है वो इस पैटर्न का है. सो यू कैन स्कोर फ्रॉम एथिक्स एज एन ऑप्शनल. अभी से अगर आप दिसंबर तक अगर आप उसको लगा लोगे कि येस आई विल बी एबल टू गेट 550 आउट ऑफ these 1000 marks, rest can be managed. बाकी सारा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है. पेपर नंबर 3 तो आपका आधा से ज़्यादा हो रहा है ना. अब हमें पेपर नंबर 1, 2 और हाफ भी तो करना है और प्रीलिम्स की प्रेप तो हम जनवरी से कर ही रहे हैं. सो इवन इफ़ यू डू ज्योग्राफी के सारे बेसिक्स आपने पढ़ लिए, एनवायरनमेंट के सारे बेसिक्स पढ़ लिए, हिस्ट्री के सारे बेसिक्स पढ़ लिए, यू हैव गॉन थ्रू दीज आइटम्स वन बाय वन, यू हैव सीन दी PYQs, इवन इफ़ यू नॉट रिटन, यू हैव सीन दी PYQs. अच्छा ये मेरे आंसर हो पा रहे हैं, स्क्रिबल ही कर लिया. तो और सेम आपने पॉलिटी के साथ कर लिया, सेम आपने सिक्योरिटी के साथ कर लिया. तो ये अपने ब्लॉक्स बस आपको कवर करने हैं कि एक बार आपने रीड कर लिया, अगर आंसर लिख सकते हो देख सकते हो तो बहुत अच्छा है. बट अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रीड देम वंस एंड बेसिक टेक्स्ट तो आपको पढ़ना ही है. सो वंस यू आर डन विद दिस एस्पेक्ट तो हमें पता है कि यू आर प्रिपेयर्ड वेल फॉर 1000 मार्क्स इन योर मेंस.
और हमें सिर्फ बाकी उस 1000 मार्क्स के बाद भी या उसके ऊपर भी 100 नंबर 150 नंबर का इकोनॉमिक्स ही आ जाएगा. सो वी प्रिपेयर्ड फॉर 1150. ऑल वी नीड टू डू इज़ टू प्रिपेयर यू फॉर अनदर 600 मार्क्स जो आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया है. तो वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में दैट कैन बी वर्कड आउट, बट ये वर्कआउट करना बहुत मुश्किल होगा और सब कुछ एक साथ वर्कआउट करना मुश्किल होगा. सो दैट इज़ वाई आई से कि इस तरीके से आपका प्रेप होना चाहिए. मेक श्योर कि ऑप्शनल इज़ कम्प्लीटली डिटर्मिनिस्टिक. इसको तो आपको दिसंबर तक एकदम टिप्स पे होना चाहिए कि यार हाँ मुझे अब ऑप्शनल आता है. और जब IAS का नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दोगे तो यू शुड फील द फैक्ट कि यस यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर दिस एग्जामिनेशन. आपको खुद ही पता चल जाएगा जब एग्ज़ाम दे रहे होगे. और जैसे ही नेट का एग्ज़ाम दे के अच्छे नंबर आएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा यस आई स्टैंड समवेयर नाउ. यू विल हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ. तो सेम IAS के एग्ज़ाम के साथ फिर वी विल अगेन गो बैक टू द CUET. आई विल आस्क यू टू गिव द CUET एंट्रेंस अगेन. देखो कितना अच्छा आपका प्रेप है बेस्ड ऑन वॉट एवर यू हैव लर्नड. एंड देन बाकी सारे एंट्रेंसेस दे के देखो. So that feel good factor will start coming next year guys. But you have to work around for the next 3-4 months. ठीक है, थोड़ा लंबा सा भाषण था बट आई थिंक क्योंकि मुझे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे कि जैसे संस्कृति का एक मेरे पास पूरा एक चिट्ठी आया था और मैं बाकी लोगों से बात कर रहा हूँ. तो everyone is struggling, yes, but at least स्ट्रगल कर रहे हो which is a good thing कि यू आर सीरियस. नहीं तो राजेंद्र नगर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल ही नहीं कर रहे हैं इस वक्त और अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में हैं, तो वो अभी सिर्फ इन्जॉय फेज में है. तो एटलीस्ट आई एम हैप्पी दैट यू स्ट्रगलिंग. अब किसी को कोई जनरल क्वेश्चन करना है बिफोर वी स्टार्ट? दिस इज ओपन सेशन राइट नाउ. एनीवन प्रेप के रिगार्डिंग? और बीच में आपको ये तो दिस इज़ व्हेन यू आर प्लानिंग समथिंग. देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू हैव टू अकाउंट फॉर अनप्लान्ड थिंग्स. फॉर एग्जांपल दिसंबर में खांसी ज़ुकाम होगा, बीच में आपको बीमार भी पड़ोगे. सो ऑल ऑफ दीज वेरिएबल्स यू हैव नॉट इवन कंसिडर्ड. ये सारे वेरिएबल्स आएंगे, शादी होगी, कुछ और होगा घर के अंदर. So there will be a lot of ups and downs, financial, non-financial, personal, non-personal. So you have to navigate all of this, guys. This is life of an aspirant. Clear? Chalo. Should we start? Yes, no. Yes. किसी का question था कुछ? Okay. All right. So let me just share my screen. All right. Just a second, guys. My system. All right. So we were talking about, I had sent you this chapter. We had talked about labor market, and we had talked about employment. Excuse me, sir. Yes. So are you saying something? Because I think you are on mute, or you are on mute. All right. Okay. Was I on mute? अच्छा. ठीक है. Okay. So we were talking about this particular chapter. Now we had talked about, हमने स्टोरी शुरू करी थी अपनी, जिसमें हमने बात करी कि यस हम प्राइसेस को कांस्टेंट लेके चलते हैं. प्राइसेस को अगर हम कांस्टेंट लेके चलते हैं तो व्हाट इज़ द सिचुएशन दैट वी गेट. वी टॉक्ड अबाउट an equilibrium which was coming from
wage determination, which was coming from wage determination and price determination, and that was giving us basically the equilibrium, which is the natural rate of unemployment. This natural rate of unemployment is derived with the assumption that P is equal to PE. अगर हमने वो लेके चला तब हम पहुंचेंगे. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि व्हाट विल हैपन इफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट चेंज, इफ कैच ऑल फैक्टर चेंजेस, if my markup increases. We discussed all of that. Then we moved on to the next chapter. जहाँ पर हम AS का फंक्शन हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे. एंड टुडे आई विल शो यू थ्रू फ्रॉयन कि ये AS के फंक्शन हमने ऑलरेडी, जितने भी ये पूरी बात हो रही है ना, ये फ्रॉयन इतने अच्छे से बताएगा नहीं. एंड बट वो अलग से इस चीज़ का एक अलग से इट विल गिव यू काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क, but it will not tell you the derivation of AS, and the derivation of AS is extremely important for a analytical understanding. एंड जब आपको एक कोई चीज़ मैथमेटिकली पता है ना, तो आपको 100% पता है कि आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन को मैथमेटिकली हैंडल कर लोगे, और आपको पता है कि ग्राफ्स कैसे चेंज होंगे. यू आर नॉट रिलायंट ऑन ओनली थ्योरी. तो इसीलिए मैंने मैथमेटिकल पोर्शन करा है. एंड वी हैड टॉक्ड अबाउट दिस फंक्शन, जहाँ पर हमने इसी को आउटपुट से लेके पहले हम वी वर टॉकिंग अबाउट जस्ट योर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ वी सेड दैट प्राइस इज नो लॉन्गर इक्वल टू एक्सपेक्टेशंस, नो लॉन्गर इक्वल टू दी सेम प्राइस, और हमारा जो एक्सपेक्टेशंस है वो अलग हो सकता है. एंड उसके बेसिस पे वी डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, और उस सिचुएशन को हमने इक्वेट किया यहाँ पर, एंड वी गॉट द AS कर्व का इक्वेशन. Now this AS curve का equation is dependent on two important things. One is Y and the other is expectations of prices. So हमने ये बात करी कि given the expectations, अगर output increase होगा तो उसकी वजह से prices अपने आप increase हो जाएंगे, क्योंकि output increase करने के लिए employment increase करनी है, जिसके लिए unemployment कम होगी. अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो आपके नॉमिनल वेजेस बढ़ेंगे, तो इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे. सो वी टॉक्ट अबाउट दैट. और प्राइसेस, एक्सपेक्टेड प्राइसेस बढ़ने की वजह से वेजेस बढ़ेंगी, और वेजेस बढ़ने की वजह से आपके वापस प्राइसेस बढ़ेंगे. सो वी आर डन दिस, एंड वी सॉ दैट व्हेन P इज इक्वल टू PE, योर आउटपुट इज इक्वल टू एट नेचुरल रेट. और एक्सपेक्टेड प्राइसेस इंक्रीज करने की वजह से आपका AS कर्व ऊपर जा सकता है, और कम होने से नीचे आ सकता है. Now then the next thing we saw was the goods market and the financial market equilibrium. goods market वही IS, ये आपका LM की इक्वेशन, इन दोनों को आपने मैच किया, हमारा डिमांड कर्व आ गया. एंड डिमांड कर्व को हमने शिफ्ट दिखाया कि शिफ्ट के फैक्टर्स इज मनी सप्लाई, रियल मनी सप्लाई, G and T. So we saw all these shifts and we drew them together, and then we came by the analysis कि शॉर्ट रन में क्या होगा और लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा. शॉर्ट रन के अंदर we saw that the output can be below the natural rate, or it can go even above the natural rate. इसका नेचुरल रेट से कोई कनेक्शन, मतलब इसका नेचुरल रेट से ऊपर और नीचे दोनों हो सकता है. At this point both goods market, financial market and labor market are in equilibrium, but your output is more than the natural rate. But medium run के अंदर it has to come back to its own level. So in this way AS will shift up, and AS will shift up की वजह से आप यहाँ पर equilibrium पे आ जाओगे. And then we saw the effect of monetary expansion, कि monetary expansion से कैसे होता है, AD की वजह से हम यहाँ पर पहुँचे, बट लॉन्ग रन में AS इंक्रीज होने की वजह से आप यहाँ पर आ जाओगे, और उसी का ISLM का एनालिसिस वी सॉ दिस. देन वी ऑल्सो सॉ न्यूट्रलिटी ऑफ मनी. इसी केस में हमने न्यूट्रलिटी ऑफ मनी देखा था कि व्हेन यू आर बाय द वे गाइज, व्हेन यू आर ड्राइंग न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, तो उस केस के अंदर मेक श्योर दैट यू आर ड्राइंग दिस डायग्राम एज वेल. ठीक है, सिर्फ थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं करना. न्यूट्रलिटी ऑफ मनी उसको क्वेश्चंस देखोगे तो उसको आपको इस डायग्राम ISLM एंड EDAS के साथ समझाना है, एंड यू हैव टू राइट द मैथ फॉर इट एज वेल. ठीक है. देन न्यूट्रलिटी ऑफ मनी क्या होता है. न्यूट्रलिटी ऑफ मनी हमने बोला कि मॉनेटरी फैक्टर मनी जो है वो लॉन्ग रन में किसी भी क्या कहते हैं रियल वेरिएबल को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ओनली नॉमिनल वेरिएबल को इम्पैक्ट करेगा, और जितने से आपका मनी सप्लाई चेंज होगा उतने से आपके प्राइसेस चेंज हो जाएंगे. समथिंग दैट वी विल सी टुडे अगेन थ्रू फिलिप्स कर्व. Then we did a decrease in demand, and we also saw that decrease in demand की वजह से क्या होगा, आउटपुट सोल्यूशन पे कैसे आएगा. And then I asked you to read about this price change and price shock जो US में मिला था उसकी वजह से क्या हुआ था. Then we moved on to the important portion of the chapter, which is of the course, which is Phillips curve. Now
time for questions. Just a second. I don't know, guys. One second. Let me just join in. All right, folks. Now, now let's ask Ria. Now, Ria, can you tell us the difference between the old Phillips curve and the new Phillips curve? What is the old Phillips curve? Why it was? What was the problem with the old Phillips curve, and why did we come to a new Phillips curve or a modified Phillips curve? Yes, sir. So old Phillips curve में the on the y-axis we were taking inflation rate, and on Hmm. the x-axis we were taking the unemployment rate. Hmm. But later on, in 1970s, there was stagflation. So the inverse relationship between inflation and unemployment, it broke down. Hmm. As a result of which a modified curve was produced, Hmm. and usme on y-axis it was change in rate of inflation on the y-axis, and Hmm. x-axis it was unemployment rate. Great, great, great. So this was all of you remember this? सबको याद है ये? Yes, no, यहाँ तक की पूरी स्टोरी. ठीक है. So इसी तरीके से इफ़ यू कीप रिवाइजिंग तो आप देखोगे. देखो, अब हमने एक चैप्टर 2 दिन में पढ़ा था, फिर हमने कल आधे घंटे में डिस्कस कर लिया, आज हमने 10 मिनट में डिस्कस कर लिया सब कुछ. लेस देन 5 मिनट्स, इन फैक्ट 5:15, 3:15 वी स्टार्टेड. So this is the way that you will revise, and this is the way you will revise for your GS in prelims as well. तो prelims और mains में भी ऐसे ही हम करेंगे. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रीलिम्स की टेंशन मत लो. प्रीलिम्स का जब हम करेंगे तो यू विल रिमेंबर एवरीथिंग. ठीक है, बार बार पढ़ा के घुटवा दूंगा. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिलिप्स कर्व. फिलिप्स कर्व के अंदर सबसे पहले हमने एक फंक्शनल फॉर्म लिया. नाउ व्हाट वाज दिस फंक्शनल फॉर्म? The functional form was that I took that your function of wages, your function of real wages as a function of or real wages as a not real wages, nominal wages as a function of u and z is 1 plus alpha minus alpha u plus z. तो अब ये क्या है? Now we knew that this has a negative relationship because we know कि W was equal to PE and this was FUZ. तो हमें पता था कि इसके साथ में we knew कि a negative relationship is there and इसके साथ में पॉजिटिव रिलेशनशिप इज देयर. ठीक है. सो दैट मीन्स कि अगर मैं इसका एक फंक्शनल फॉर्म बता रहा हूँ तो इट हैज़ टू बी समथिंग. और क्योंकि वी नो कि दिस हैज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद पी, जैसे ये मूव करेगा वैसे ही पी मूव करेगा, बिकॉज पी इज़ नथिंग बट योर 1 प्लस एम डब्ल्यू. तो जैसे ये मूव करेगा वैसे ये मूव करेगा. सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस वी नो कि अगर मेरा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो होगा, जो भी फैक्टर होगा, वो कुछ नेगेटिव साइन के साथ आएगा, प्राइसेस का, और पहले वेजेस का और फिर उसके बाद प्राइसेस के साथ में, एंड देन कैच ऑल फैक्टर का कुछ पॉजिटिव रिलेशन होगा विद वेजेस एंड देन बिकॉज विद प्राइसेस. ठीक है. सो हमने इस तरीके का एक फंक्शनल फॉर्म लिया. वी पुट दैट फंक्शनल फॉर्म and we came to this particular derivation through the appendix. किसी को appendix में डाउट है? Anyone? Yes, no? Come on guys. पढ़ा था ये वाला चैप्टर कल. Any doubt guys? appendix में हम यहाँ से यहाँ पर कैसे आए? पक्का? हमने एक अप्रॉक्सीमेशन भी लिया था और उस अप्रॉक्सीमेशन के बेसिस पे वी सेड दैट इन्फ्लेशन इन पीरियड टी, अगर मैं देखूंगा तो विल डिपेंड ऑन एक्सपेक्टेशन और इन्फ्लेशन इन पीरियड टी, एंड वी आर सेइंग अनएम्प्लॉयमेंट इन पीरियड टी. तो वी सॉ दैट एन इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन
तो हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज टेल यू कि अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि प्राइस ऑफ टी ऑफ 24 या 25 हाँ 25 माइनस प्राइस ऑफ दिस इन 24 अपॉन 24, ये जो एक्सपेक्टेशन है ये आपकी प्राइसेस अगले साल की बढ़ रही हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि अगर ये बढ़ जाएगा, प्राइसेस का आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा तो आपकी वेजेस बढ़ जाएंगी, वेजेस बढ़ जाएंगी तो आपके एक्चुअल प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। सबको ये समझ में आ गया था कि हाउ इज दिस रिलेटेड, कि अगर पाई ई इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, यस और नो? ठीक है। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट गिवन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन मार्कअप इंक्रीज होगा, या फिर क्या कहते हैं अगर आपका जी इंक्रीज हो जाएगा तो भी आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वी नो कि मार्कअप और जी का रिलेशनशिप जो है वो वेजेस के साथ में है, वेजेस के साथ का रिलेशन प्राइसेस के साथ में है। सो ऑल ऑफ दिस लीड्स टू योर इंक्रीज इन पी। एंड देन अनएम्प्लॉयमेंट का नेगेटिव रिलेशनशिप है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो आपकी वेजेस कम हो जाएंगी, वेजेस कम हो जाएंगी तो आपके प्राइसेस कम हो जाएंगे। सो वी नो थ्रू दैट दोज फंडामेंटल टू इक्वेशंस, द वेज सेटिंग एंड द प्राइस सेटिंग रिलेशनशिप की वजह से वी कैन डिराइव ऑल ऑफ दिस, एंड देन वी रोट दिस एज दिस कर्व, और इसी को हमने आगे जाके फिलिप्स कर्व का अर्ली इनकार्नेशन बोला, क्योंकि वहाँ पर फिलिप्स के टाइम पे जो जैसा रिया ने बताया कि जब इनिशियल एक्सपेक्टेशन, जब फेल्प्स ने ये इक्वेशन दी थी, तब फॉर द लास्ट 60 ईयर जो आपका इन्फ्लेशन, जो प्राइसेस थे, इन्फ्लेशन रेट था वो ऑलमोस्ट 0% था। जो लास्ट ईयर का प्राइस है वही अभी का प्राइस है, तो जो लास्ट पीरियड का इन्फ्लेशन है वही इस पीरियड का इन्फ्लेशन है, और जिसकी वजह से जो आपकी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हो जाती थी वो ज़ीरो हो जाती है। अगर लास्ट पीरियड का प्राइस पिछले पीरियड के प्राइस के इक्वल हो जाए तो आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन बिकम्स ज़ीरो, और एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन बिकम्स ज़ीरो, तो आपका ये इक्वेशन आ गई। एंड दिस वाज बेसिकली दी फिलिप्स कर्व एंड दी वेज प्राइस स्पाइरल। बट इसके अंदर म्यूटेशन हुई, और म्यूटेशन इसलिए हुई बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट you had OPEC crisis, and then we saw that how people are setting their expectations. So people can set up their expectations in any way. They can put some theta% value to पिछला period का inflation. So what they are saying is people are not foolish. Why people are not foolish? और यहीं से आपकी rational expectation, adaptive expectation आती है। ये कहता है कि लोग, और आज जब हम लूकस क्रिटिक पढ़ेंगे तो ये तो और भी ज़्यादा फिर वो रैशनल एक्सपेक्टेशन की तरफ आ जाओगे, ठीक है। ये कहता है कि लोग जो है वो अगर पीछे वाले पीरियड में इन्फ्लेशन देख रहे हैं तो दे आर नॉट फूल्स दैट दे विल से कि यार पहले इन्फ्लेशन हो गया और अब इन्फ्लेशन जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। सो आई मीन थिंक ऑफ इट एज दैट वो होता है ना कि डियर इन हेडलाइट्स, तो उस बेसिकली कि डियर जैसी हेडलाइट देखता तो एकदम से फ्रीज हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि आप फ्रीज नहीं हो जाओगे अगर आपको पता है कि पहले से इन्फ्लेशन पिछले 4-5 सालों से इन्फ्लेशन 2-3% है, तो इस साल भी आप अपनी इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट करोगे। सो देयरफॉर योर इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन का, अगर पास्ट में इन्फ्लेशन रहा है तो आपका एक्सपेक्टेशन ज़ीरो नहीं रहेगा। इट कैन बी समवॉट related to the last period inflation, which leads the workers and firms to revise their expectations of what will be the inflation in this particular year. तो इस तरीके से वो expectations फॉर्म करेंगे। अब जब हमने ओरिजिनल फिलिप्स कर्व लिया था तो हमने ये थीटा की वैल्यू ज़ीरो ले ली थी, बट सपोज लोग कहते हैं, लोग नाइवली कहते हैं, अभी भी आप नाइव हो कि आप कह रहे हो जो पहले इन्फ्लेशन रेट रहा था, अगर 2023 के अंदर इन्फ्लेशन वाज 6.7%, यू आर गोइंग टू से इन्फ्लेशन इन 2024 इज ऑल्सो गोइंग टू बी 6.7%। तो आप ब्लाइंडली कह रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन उसी उतनी हो जाती है। यू डू एज गुड एज वॉट इज बीइंग वॉट इज द हिस्ट्री टेल यू, यू आर नॉट मेकिंग एनी स्पेशल एफर्ट। तो अगर ये केस है तो आपका दिस इज द फिलिप्स कर्व, और इसमें आपने थीटा की वैल्यू डाल दी है यहाँ पर, और अगर आप ज़ीरो ले लोगे तो आप ओरिजिनल फिलिप्स कर्व आ गया। अगर थीटा की वैल्यू अगर आप 1 ले लोगे तो यू हैव दिस
new Phillips curve which is talking about that what is the rate, the change in inflation rate and unemployment के बीच में relationship define कर रहा है, and this is called as modified Phillips curve. दिस इज द मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व ऑफ, अगर आप यूएस का डेटा को प्लग इन करोगे फ्रॉम 1970 टू 2010, इफ यू एस्टिमेट दैट इक्वेशन, तो दैट इक्वेशन कम्स डाउन टू दिस. अब ये इक्वेशन को याद रखना क्योंकि अभी ये इक्वेशन को हम आगे कवर करने वाले हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व, expectation augmented Phillips curve, because you're taking some expectations about what is going to happen in this particular period, and then you also call this as accelerationist Phillips curve because it shows that at low unemployment rate leads to a high increase in inflation, thus an acceleration in price levels. So अगर आप low unemployment rate रखोगे, अगर आप लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रखोगे तो जो आपका इन्फ्लेशन का जो पेस है वो आपका बढ़ जाएगा. तो ये क्या कहते हैं, ये रिलेशनशिप ये आपको बता रहा है, दिस नेगेटिव रिलेशनशिप, एंड दैट इज़ वाई इट विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइसेस, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज एक्सेलरेशनिस्ट फिलिप्स कर्व. यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? Okay, just give me 1 second. I'll just get a glass of water, folks. Just give me 1 second. Yes, guys. Now, अब हम आगे की स्टोरी आज देखेंगे, एंड दिस स्टोरी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको दिखाई देगा द डेवलपमेंट ऑफ द फाइनल फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. आई कॉल दिस एज द फाइनल फेज क्योंकि अभी भी वो न्यू क्लासिकल और न्यू किनेशियन वाले चल रहे हैं. न्यू किनेशियन तो अभी भी अपनी थ्योरियाँ निकाल रहे हैं. सो अभी भी वो दैट फेज इज़ गोइंग ऑन. तो यू कैन थिंक ऑफ दैट कि आप करंट फेज में अब एंटर करने लग गए हो. क्योंकि अगर आपको पता हो कि यही न्यू क्लासिकल वाले लोग हैं, इनको अभी आजकल नोबेल प्राइजेज़ मिल रहे हैं. जैसे लूकस को इसके बाद अभी लूकस को खैर नोबेल प्राइज़ मिला था, एंड देन यू रोमर को भी नोबेल प्राइज़ रिसेंटली मिला है. तो ये जो रिसेंट वाला जो लॉट है जो इकोनॉमिक्स में अभी लिख रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, अब आपके कंटेम्प्रेरीज हैं. ठीक है, ये फेल्प्स वगैरह ये सब तो अब मर गए, तो पुराने हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था. अब ये कंटेम्प्रेरीज हैं, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू फॉलो दीज गाइज. आई मीन लाइव इन टर्म्स, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉलो करो और लिंक्डइन फॉलो करो, यू कैन सी दीज गाइज देयर. तो इसलिए वो मतलब हिस्ट्री से लेके जितना अभी तक हमने हिस्ट्री एडम स्मिथ से लेके जो पूरा पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो हम करंट फेज तक पहुंच रहे हैं. ठीक है, सो अब what happens in this case is that we are going to talk about we are going to relate the inflation rate and the kind of variance that it has with unemployment कि और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ में क्या रिलेशन है. सो अब हम फिलिप्स कर्व जो हमने डिफाइन किया, और फिलिप्स कर्व हमने क्या डिफाइन किया था? फिलिप्स कर्व वी डिफाइंड एट पाई इज इक्वल टू पाई ई प्लस 1 माइनस एम प्लस क्या था वो, एम प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा नहीं, एम प्लस जी अल्फ़ा यू टी. तो दिस इज बेसिकली दिस, ये हमने देखा था. ठीक है, नाउ यू कीप ऑन राइटिंग दीज इक्वेशंस अगेन एंड अगेन फॉक्स, बिकॉज जब तक लिखोगे नहीं, जितना नहीं लिखोगे उतना वो नहीं आएगा. ठीक है, सो यू नीड टू राइट ऑल ऑफ दीज इक्वेशंस, एंड अब इसकी वॉट एवर फॉर्म दैट यू वांट टू टेक, यू कैन टेक दैट फॉर्म, कि वो थीटा लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो. बट हम इसके बीच में एंड हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ रिमेंबर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमने कैसे निकाला था? एनीवन रिमेंबर्स? रुको पूछने दो. निहल, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है?
समीक्षा। So, unemployment rate at which actual price is equal to expected price level. When the actual prices are equal to expected prices, we then know कि our employment will also be at its natural rate. We know that output will also be at its natural rate and unemployment will also be at its natural rate. ठीक है, इसके बीच में अब हम रिलेशन देखेंगे और अब हम अभी एक नायरू करके एक चीज़ बात करेंगे विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बहुत लोगों को ये कंसेप्ट नहीं आता है, ठीक है, नायरू का कंसेप्ट, वो रट के जाते हैं इस चीज़ को कि उसकी डेफिनेशन बट रट ली, बट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट को। नाउ let us go into that journey of understanding the relationship between Phillips curve and this Nairo, and then we will go on to अब expectations के ऊपर वापस चले जाएंगे and फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट होता है। Now we talked about the history of the Phillips curve is basically closely related to the descriptive concept of a natural rate of a natural unemployment rate, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से किसी तरीके से हम इधर उधर मॉडिफाई करा के क्योंकि रिमेंबर हमारा क्या था, W इज इक्वल टू पूरी सिचुएशन कहाँ से आई थी, W इज इक्वल टू PEF UZ एंड P इज इक्वल टू 1 + MW। इन दोनों से ही तो अल्टीमेटली हमारा UN आया था, और ये UN जो है इस सबको कैलकुलेट करते हुए इधर उधर मॉडिफिकेशन करते हुए अल्टीमेटली हम फिलिप्स कर्व की इक्वेशन पे पहुंचे थे। सो बेसिकली नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्टोरिकल जो वर्क है वो क्या कहते हैं, वो फिलिप्स कर्व का जो हिस्टोरिकल वर्क है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से ही और इन सब से निकलता है। नाउ द ओरिजिनल फिलिप्स कर्व वाज बेसिकली टेलिंग यू दैट आपका इन्फ्लेशन के बीच में, या उसने ये तो इसको तो इसने 1 ले लिया, इसको तो 0 ले लिया, या इसकी एक्सपेक्टेशन को तो आप उसने 0 ले लिया, ठीक है, तो आपका M + Z माइनस अल्फा UT, तो इसने बेसिकली कह दिया दैट देयर वाज नो सच थिंग एज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इफ पॉलिसी मेकर्स, क्योंकि इसमें देखो नेचुरल रेट की कोई बात ही नहीं है, इफ पॉलिसी मेकर्स वर विलिंग टू टॉलरेट हायर इन्फ्लेशन, अगर वो इन्फ्लेशन को बहुत हाई मेंटेन अगर टॉलरेट कर लें तो वो बहुत लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कर सकते हैं, बिकॉज इसने कहा कि अगर आप हाई इन्फ्लेशन देख रहे हो तो आपको लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स आप आउटपुट की तरफ, आप अपने पोटेंशियल आउटपुट की तरफ पहुंच जाओगे, बट पोटेंशियल आउटपुट की तरफ पहुंचने की एक कॉस्ट है, और वो जो कॉस्ट है वो है हायर इन्फ्लेशन। इज दिस टेक्निकल पॉइंट क्लियर? समझना थोड़ा सा टेक्निकल है, बट क्लैरिटी होनी चाहिए इस थॉट की। यस, नो गाइस? कम ऑन। एक इंसान को क्लियर हुआ है? रिपीट आ गया, रिपीट देखो हम क्या बात कर रहे हैं, हमने ये तो हमें पता चल गया ना कि फिलिप्स कर्व के पीछे, डिस्कवरी के पीछे, इस फिलिप्स कर्व की डिस्कवरी के पीछे हमारे दो चीज़ें थी। हमारी यहीं से तो शुरू हुई थी, पूरे का पूरा जो पूरा एनालिसिस था कहाँ से शुरू हुआ था, W इज इक्वल टू PEF UZ और P इज इक्वल टू 1 + MW। यही सारी चीज़ें तो जा रही है ना इसके अंदर फिलिप्स कर्व में, यस और नो समीक्षा? तो दैट मीन्स फिलिप्स कर्व के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा जो ओरिजिनल फिलिप्स कर्व था वो क्या था? ओरिजिनल फिलिप्स कर्व तो कह रहा है कि पाई टी जो है वो पिछले वाले पे तो डिपेंड कर नहीं रहा, क्योंकि हमने ये जो एक्सपेक्टेशन थी ये वाला टर्म तो हमने 0 ले लिया था, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अर्ली फिलिप्स कर्व में तो वो कह रहा है कि ये तो जो पिछले पीरियड के प्राइसेस हैं वो इसी पीरियड के प्राइस हैं, तो एक्सपेक्टेशन तो इसकी 0 हो गई। अगर इसकी 0 हो गई तो इसके बाद जो बचा था वो था M + Z माइनस अल्फा UT। अब व्हाट इज दिस रिलेशनशिप इज टेलिंग यू? दिस इज टेलिंग यू इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो उसको रिलेशनशिप को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यहाँ इन्फ्लेशन रेट। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई भी कंट्री
अगर हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन टॉलरेट करने के लिए रेडी है तो उसको उसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा कि उसको अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम मिलेगी अपनी, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम मिलेगी तो दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा मिलेगी, दैट मीन्स उसको आउटपुट अपना ज़्यादा मिलेगा. बट उसकी कॉस्ट क्या है? हाई इन्फ्लेशन. they could maintain a lower unemployment rate forever, हमेशा के लिए, बट उसको उसके लिए एक हायर इन्फ्लेशन टॉलरेट करनी पड़ेगी. समझ में आया? जो इस इक्वेशन से भी क्लियर हो जाना चाहिए. समझ में आया सबको कि नहीं आया? एक्सक्यूज मी सर. यस. सर जो आपने अभी समझाया कॉन्सेप्ट वो तो समझ आ गया, बट जो फर्स्ट लाइन लिखी है कि ओरिजिनल फिलिप्स कर्व implied that there was no such thing as natural unemployment rate. सो उसमें थोड़ा डाउट है बिकॉज यूएन जो है जो हमने निकाला था सो वो तो हमने P इज इक्वल टू पीई करके ही निकाला था. बिल्कुल 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 बिल्कुल. हाँ, वो P इज इक्वल टू पीई करके निकाला था, बट दे आर, जब उसने डायग्राम जो इस, अगर इफ यू सी दिस डायग्राम, इफ यू सी दिस रिलेशनशिप, अगर इफ यू सी दिस रिलेशनशिप, this relationship is basically telling you that they can forever, whatever be the natural rate, this can tell you, if you go by the way that the original Phillips curve is telling you, if you go by that, it is telling you कि you can always do this. but यही जो तुमने exactly चीज़ बोली ना कि उसने तो ओरिजिनल फिलिप्स का, जब उस टाइम पे हमने डेरिवेशन किया था तो हमने P इज इक्वल टू पीई भी लिया था, तब जाके हमने U इज इक्वल टू यूएन करा था. तो इसीलिए आगे जाके जब बात आएगी इसकी, इसी का जब फर्दर जब कंसेप्ट जो हमने मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व में आएंगे, तब हम बात बोलेंगे कि द ओरिजिनल फिलिप्स कर्व वाज एन एबरेशन. एक्चुअली में ये होना चाहिए था कि व्हेन UT और UN के बीच में गैप होगा तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी इन्फ्लेशन, आपकी चेंज इन इन्फ्लेशन रेट के बीच में. समझ में आया दिया? समझ में आया रिया कि what exactly what you are saying is going to be said by the modified Phillips curve कि इनके बीच में नहीं है यार, इनके बीच में रिलेशनशिप है. so they were wrong. समझ में आया रिया? yes sir, but sir Phillips ने ऐसा क्यों बोला कि there was no such thing as natural rate of unemployment? तो ओरिजिनल फिलिप्स कर्व का जो उसका इक्वेशन बना, जो उसका ओरिजिनल फिलिप्स कर्व का इक्वेशन बना, उससे इंटरप्रिटेशन पॉलिसी मेकर्स का ये आया. जो उसने जो ओरिजिनल फिलिप्स कर्व हम बना लिया, और हमने जब उसको प्लॉट किया, और जब हमने उसका डायग्राम बनाया, तो हमने जब प्लॉट किया तो हमें जब इस पीरियड का हमने प्लॉट किया, आप अपनी थ्योरी को डेटा के साथ भी वैलिडेट करते हो ना कई बार. यस और नो? यू पुट अ थ्योरी and then you put data to it, and then you try to validate whether my theory has sound principles or not, और तभी तो आपको नोबेल प्राइज मिलेगा. समझ में आया? yes sir. तो आप पहले कुछ पॉस्टुलेट कर रहे हो, उस पॉस्टुलेशन का, दिस इज द रिसर्च पॉस्टुलेशन, आपने वो रिसर्च पॉस्टुलेशन करा, डेटा देखा, डेटा के साथ आपने उसको फिट करने की कोशिश करी, और फिर आपने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि दिस इज देयर. बट वो रिलेशनशिप जो है वो अपने आप, जब आप आगे वाले टाइम में देखोगे तो देखोगे कि ये रिलेशनशिप फेल हो रहा है. और 1970s में दिस इंटायर रिलेशनशिप फेल्ड, एंड देयरफॉर फ्रीडमैन एंड फेल्प्स केम अप विद दिस आइडिया. उन्होंने फिर कहा कि देयर कैन बी अ ट्रेड ऑफ. दे सेड दैट arguing that the trade-off could exist only if wage setters systematically under-predict inflation, and they were unlikely to do the mistake forever. So they started saying कि you cannot sustain to keep this lower unemployment rate and stuff. So this trade-off will start to disappear after a point of time. The unemployment rate could not be sustained below a certain level. तो अब वो कह रहा है कि वो UN से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रह पाएगा, and they called this as natural rate of unemployment. तो जो natural rate है वो बेसिकली वो रेट है जो बेसिकली आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करके रखता है. थोड़ा समझ में आया? अभी और समझ में आएगा, बट थोड़ा आइडिया लगना शुरू हुआ कि व्हाट दिस इज ट्राइंग टू से. Yes, no. Yes, sir. Now, let me explain this, guys. तो यहाँ तक हमने ये करा. Let me explain you this. ठीक है. Now,
सी यहाँ तक हमारा जो पुराना वाला फिलिप्स कर्व था उसके अकॉर्डिंगली जब हम डेटा फिट कर रहे हैं तो ये आ रहा है, और ओल्ड फिलिप्स कर्व की अगर आप बात मानोगे तो वो कहेगा कि यार अगर आपको हाई इन्फ्लेशन सह सकते हो तो आपको लो अनएम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, लो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आपका एम्प्लॉयमेंट जो है आपका हाई मिल जाएगा. नाउ that is where this Phillips curve was a good description. But then उसके बाद क्या हुआ, Milton Friedman and Edmund Phelps they questioned the existence of this trade-off between unemployment and inflation. उन्होंने कहा यार ये अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच में ये ट्रेड ऑफ जो है कि आप कितना मर्जी आप अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है तो आप जितना मर्जी इन्फ्लेशन कर लो, ये एक ट्रेड ऑफ जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. They questioned it on the logical grounds and they said that कि arguing that such trade-off could exist only if wages are systematically underpredicting inflation and that they were unlikely to do this mistake. तो they basically say कि ये ट्रेड ऑफ तब तक ही चलता रहेगा जब तक आपके जो वेज सेटर्स हैं वो इन्फ्लेशन को अंडर प्रिडिक्ट करते रहें. अगर वो अंडर प्रिडिक्ट का मतलब क्या हुआ, अंडर प्रिडिक्ट का मतलब कि आपके प्राइसेस एक्चुअली में ज़्यादा से बढ़े हैं बट क्या कहते हैं आप उसको अंडर प्रिडिक्ट करे जा रहे हो, इन्फ्लेशन रेट को आप अंडर प्रिडिक्ट कर रहे हो. एक्चुअल में इन्फ्लेशन 5% हो रहा है, आप सिर्फ 3% करे जा रहे हो, अंडर प्रिडिक्ट कर रहे हो. और आप हर बार तो ये अंडर प्रिडिक्शन तो नहीं करते रहोगे, क्योंकि अगर ये हर बार अंडर प्रिडिक्शन करते रहोगे तो आप जितना मर्जी इन्फ्लेशन ले लो और अनएम्प्लॉयमेंट आप कम करते रहोगे. ये समझ में आया? यस नो? देखो आप इस तरीके से आप इसको प्रिडिक्ट कर रहे हो, ठीक है. यहीं से हमारा सारा डेवलपमेंट शुरू होता है. अब इसी के बेसिस पे वी सॉ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जो हमने ये इक्वेशन बनाई थी कि पाई टी इज इक्वल टू पाई टी ई प्लस एम प्लस जी माइनस अल्फा यू टी. अब पॉइंट इज कि आपका ये नेगेटिव रिलेशनशिप तब तक ही आप हमेशा ये नेगेटिव रिलेशनशिप कर पाओगे, और ये तब तक कर पाओगे जब तक आपको पता है कि यू हैव दिस नेगेटिव सेंटिमेंट बिटवीन इन्फ्लेशन एंड दी वेज रेट्स, कि आप अनएम्प्लॉयमेंट गिराते रहो, उसकी वजह से आपकी वेज रेट्स बढ़ती रहेगी. सपोज मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट गिराऊंगा, अनएम्प्लॉयमेंट गिराओगे तो आप कह रहे हो कि आपकी वेजेस जो है वो बढ़ेगी, और वेजेस बढ़ेंगी तो आपके प्राइसेस बढ़ेंगे, बट इतना वो अब उतने जल्दी से वो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपका आउटपुट जो है वो आपका बढ़ता रहेगा. अब समझ में आया? आपका आउटपुट, आप कह रहे हो ना प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, प्रोडक्शन तो एक्चुअली तो सेम ही लेवल पे हो जाना चाहिए, बट ये बंदा जो है बार बार अंडर प्रिडिक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा काम करवा देगा, ज़्यादा काम करवाने की वजह से आपका आउटपुट बढ़ रहा है बट उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. अब समझ में आया? इस बहुत इट्स अ वेरी वेरी फाइन पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि आप अनएम्प्लॉयमेंट अपने अनएम्प्लॉयमेंट कम चाह रहे हो, उसके लिए आपको पता है कि आपकी वेजेस बढ़ेंगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे. बट ये जो ट्रेड ऑफ है ये इमीडिएट नहीं हो पा रहा. ये बंदा अगर अंडर प्रिडिक्ट करता रहेगा बार बार तो ये क्या करेगा, बाय चांस ये ज़्यादा उसकी रियल वेज कम हो जाएगी तो ये ज़्यादा काम कर देगा तो आपका नेचुरल आपका आउटपुट ज़्यादा बन जाएगा तो आपका यहाँ पर आप पहुँच गए, हायर इन्फ्लेशन पे आपका आउटपुट यहाँ पहुँच गया. इज दिस फाइन पॉइंट क्लियर? यस और नो? Come on guys. I'm not getting any chat. Inflation is increasing. हाँ, आपका आउटपुट इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो ही रहा है ना. यस एग्जैक्टली, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली इंक्रीज कर रही है ना. बट बहुत की कंडीशन है यहाँ पर कि ये इंसान अपने आप को अपनी जो है अंडर प्रिडिक्ट करता जाएगा.
क्योंकि अगर इसने करेक्ट इन्फ्लेशन प्रिडिक्ट कर दी तो उसको पता है कि यार मेरी रियल वेज तो सेम की सेम ही रह जाएगी, तो ही हैज़ टू अंडर प्रिडिक्ट फॉर आउटपुट टू इंक्रीज. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द वेज सेटर्स हैव टू कॉन्स्टेंटली अंडर प्रिडिक्ट inflation. Only if they under predict the inflation they will end up increasing the employment which will lead to an increase in Y और जिसकी वजह से साथ में P भी बढ़ रहा है. तो ये रिलेशनशिप तभी एक्सप्लेन कर सकता है if this is being done. Yes or no? Come on guys. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं है बट मुझे लगा है कि फाइन पॉइंट है और मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझना. बाकी लोग ठीक है. अब देखो, अब इसी एग्जैक्ट सेम चीज़ के लिए इनको अब नोबेल प्राइज़ मिलेगा. नाउ दे सेड दैट आप हर बार गलती नहीं कर सकते, और यहाँ से वो होना शुरू होता है कि यार बार बार इंसान गलती नहीं करेगा. पीपल आर नॉट फूलिश. And therefore they argued that if government attempted to lower the unemployment rate by accepting higher level of inflation, the trade-off would ultimately disappear. ये जो trade off हो रहा है ये disappear हो जाएगा. Unemployment rate could not be sustained below a certain level and that is called as natural rate. लोगों को आइडिया लग जाएगा कि यार सरकार जो है आउटपुट बढ़ाने के चक्कर में है और आउटपुट बढ़ाने के चक्कर में इन्फ्लेशन हो रहा है. मैं अपनी तेज़ी से अपनी एक्सपेक्टेशन तेज़ कर देता हूँ, और अगर मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन तेज़ कर दी तो वो आउटपुट बढ़ा भी नहीं पाएगा. अगर किसी को याद आ रहा हो तो जब हमने क्लासिकल इकोनॉमिक्स करा था तो हमने करा था कि वो प्राइस एक्सपेक्टेशन इमीडिएटली ऊपर कर देगा और जिसकी वजह से आपका आउटपुट वापस इधर आ जाएगा. याद आया वापस क्लासिकल से? क्लासिकल में याद है हमने ये डायग्राम बनाया था. अब समझ में आ पा रहा है कि कैसे ये जो चीज़ है ये ऑटोमेटिक, जो हमने कहा था ना वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, कि वो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ क्या कह रहा था? किसी को याद है क्लासिकल में क्या कह रहा था? वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, एनीवन गाइस, एनीवन? प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन प्राइस. नहीं, एक वर्ड था वेज प्राइस, नहीं प्रोपोर्शनेट नहीं, एक वर्ड था प्रॉपर. Perfect wage price flexibility guys, perfect. This was the beauty of classical economics. But यहाँ पर अभी वो ट्रेड ऑफ के बारे में बात कर रहा है. तो अगर ट्रेड ऑफ आएगा, डोंट यू थिंक कि एएस कर्व अगर ट्रेड ऑफ आ गया तो अपवर्ड स्लोपिंग हो गया, जहाँ पर ट्रेड ऑफ थोड़ा पूरा नहीं है. तो यहीं पे पूरा डिस्कशन होता है कि वो ट्रेड ऑफ है कि वो ट्रेड ऑफ नहीं है. और यहाँ पर वो ये लोग कहते हैं, फ्रीडमैन एंड फेल्प्स कहते हैं दैट बिलो अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते. जैसे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप अपना आउटपुट इंक्रीज़ करने के चक्कर में हो तो दैट मीन्स उसके बाद वो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा. इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा तो वो वेजेस अपने पहले से ही बढ़ा के बैठ जाएंगे, तो आप आउटपुट ज़्यादा, उससे एक पॉइंट से ज़्यादा आप आउटपुट बढ़ा ही नहीं पाओगे. समझ में आया कि नहीं आया? बाकी सारे लोग, मुझे सबसे यस सुनना है आज, क्योंकि ये मेरी फाइनल मास्टर क्लास है मैक्रो की. कल तो खैर थोड़ा सा बस कुछ पोर्शंस फ्रीडमैन के आई विल जस्ट रिवाइज विद यू. एंटेनियोस बताओ, ओनली 1 पर्सन यस. समीक्षा, कशिश, वेदिका, ऑल राइट. ना अब इसके बाद मिल्टन फ्रीडमैन का एक यहाँ बॉक्स है और आपको ये बॉक्स छोड़ने नहीं है गाइज. यू डोंट हैव टू लीव दिस. ये फोकस पॉइंट छोड़ दिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दीज. मैंने यहाँ पर इस वाले में मार्क नहीं करा हुआ, नेक्स्ट वाले में मार्क भी करा हुआ है. प्लीज़ रीड देम, यू विल अंडरस्टैंड दी स्टोरी इवन बेटर. ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या किया. Now we start to make this explicit connection between Phillips curve and natural rate of unemployment. Now remember कि जब हमारा जो Phillips curve था उसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि नेचुरल रेट वो है
जब प्राइस इज इक्वल टू पीई है, जब प्राइस इज इक्वल टू पीई हो जाएगा, डोंट यू थिंक कि पाई टी विल बी इक्वल टू पाई टी ई, और अगर हम इसको फिलिप्स कर्व की अपनी इक्वेशन में डाल दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बन जाएगा दैट विल बी ज़ीरो। तो ज़ीरो इज इक्वल टू एम प्लस जी माइनस अल्फा टी। तो यहाँ से और ये दिस इज द रेट जब आप नेचुरल रेट पे हो, यहाँ से आपने नेचुरल रेट का वो बना लिया कि एम प्लस जी अपॉन अल्फा, ये आपका नेचुरल रेट है। अब इफ दिस इज द नेचुरल रेट, what can you say कि higher the markup higher will be the natural rate and higher the wage setting factor higher will be the natural rate of unemployment। किसी को ये चीज़ किसी डायग्राम से याद आ रही है? कौन सा डायग्राम था, कौन सा डायग्राम था? एनीवन? Wage setting and price setting diagram, natural rate equilibrium. 1 प्लस एम और ये आपका वेज सेटिंग, प्राइस सेटिंग, यहाँ पर आपका यूएन था। अगर आपका ये यहाँ पहुँच गया तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ से यहाँ आ गया नेचुरल रेट, और अगर आपका मार्कअप बढ़ गया तो भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मार्कअप बढ़ने की वजह से तो भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। यस और नो? अब मैथमेटिकली भी आपको समझ में आ गई वो चीज़, यस और नो? अब व्हाट यू हैव डन इज यू हैव री रिटन द इंटायर इक्वेशन। अब वही सेम इक्वेशन को आपने रीराइट कर दिया है, ठीक है, 8.3 की जो आपकी इक्वेशन है उसको रीराइट कर दिया है। पाई टी माइनस, ये देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी, अभी मैं आपको सारी इक्वेशन लिखने के लिए बोलूँगा। पाई टी इज इक्वल टू पाई टी ई माइनस प्लस एम प्लस जी माइनस अल्फा यू टी, ठीक है, ये हमारी थी। इसको आप यहाँ पर लेके गए और आपने क्या किया, पाई टी माइनस पाई टी इज इक्वल टू एम प्लस जी माइनस अल्फा यू टी। अब इसमें आपने इसको डिवाइडेड बाय एंड यू टी की आपने वैल्यू डाली, दिस एम प्लस जी टी बाय अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू यू टी माइनस एम प्लस जी डिवाइडेड बाय अल्फा। yes or no? Can I write it like this? मैं आपको मैथमेटिकली पूरा दिखा भी दूंगा कि सब कुछ ठीक है, yes or no? ठीक है, अभी आपको I'll ask you to write it, don't worry, I'm just driving it for you. और this is the same thing as this, and can I write this as un यहाँ से? So now this equation has become same equation जब हमने natural rate के बारे में बात कर ली, तो this equation has become that pi t minus pi t pi expectation of pi t is the difference between inflation and the expected inflation is minus alpha ut minus un, the difference between ut and un की आपका आउटपुट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है और वो नेचुरल रेट से कितना डिफरेंट है। एंड इफ़ यू कैन पुट इट फिगर्स, अगर इसको आप सेम ले लोगे लास्ट ईयर का, तो ये आपको बताएगा कि इन्फ्लेशन, अभी का इन्फ्लेशन, जो चेंज इन इन्फ्लेशन हुआ है, जो चेंज इन इन्फ्लेशन रेट इज रिलेटेड टू द डिफरेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द natural rate, and this basically is also saying you, now this is very important, this is also saying you, देखो, when unemployment rate is greater than natural rate, अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो नेचुरल रेट से ज़्यादा है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेचुरल रेट से ज़्यादा है तो दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट जो है आपके नेचुरल रेट से कम है, विच मीन्स आपका आउटपुट जो है अपने नेचुरल रेट से कम है। दैट मीन्स बेसिकली इसका मतलब क्या है कि इसका एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, विच मीन्स प्राइसेस के अंदर रेट ऑफ जो प्राइसेस है वो फॉल करेगा, नेगेटिव रिलेशन है। दैट मीन्स रेट
of inflation will reduce. Is this, and this is how you have linked Phillips curve to your Phillips curve to your actually natural rate of unemployment, this particular equation. एंड वो रेट जब आपका नेचुरल रेट से वो ज़्यादा होगा तो आपका इन्फ्लेशन रेट जो होगा वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होगा, और ये जब ज़्यादा हो जाएगा तो आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा. और जिस पॉइंट पे यू टी यू एन के इक्वल हो जाएगा, इफ़ यू सी व्हेन यू टी इज इक्वल टू यू एन, इन दैट केस आपका इन्फ्लेशन जो हो जाएगा वो कांस्टेंट, जो पिछले टाइम का इन्फ्लेशन है वो इसी पीरियड का इन्फ्लेशन हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हेन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन गाइस. अब इसके बाद इसको याद रखना है आपको. द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट required to keep inflation rate constant. If you have to answer natural rate of unemployment, this is the exact and this is the best definition of it. वो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो इन्फ्लेशन को कांस्टेंट रखेगा, इसलिए नेचुरल रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और नायरू. स्टोरी फिनिश. समझ में आया कि नहीं आया? Yes or no guys? Come on. ठीक है, मैक्रो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगनी शुरू हुई क्योंकि मैक्रो देखो रिलेटेबल भी ज़्यादा है. now let's see this. This is also very important. हमारे पास क्या था? हमारे पास एक इक्वेशन थी, ठीक है. जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन. ये हमारे पास इक्वेशन थी. इस इक्वेशन को ना 2 बार लिख लेना. अरे किधर चली गई? हाँ, just write down this equation. pi t minus 1 3.3%, 0.55 ut. pi t minus 1 3.3% minus 0.55, which is alpha ut. Can I say this is nothing but m plus z वाली टर्म, एंड ये जो टर्म बता रहा है, ये क्या टर्म बता रहा है? दिस इज ऑल्सो टेलिंग मी द माइनस, ये आपको अल्फा वाला टर्म बता रहा है और यू टी बता रहा है, ठीक है. अब अगर मैं कह रहा हूँ और अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, दिस इज बेसिकली द फॉर्म, ठीक है. तो आई कैन राइट दिस एज नेचुरल रेट. क्या होगा नेचुरल रेट? हमने पता है, नेचुरल रेट हमें पता है कि यू एन इज इक्वल टू एम प्लस, ये कौन गया था, एम प्लस जी अपॉन अल्फा, एम प्लस जी अपॉन अल्फा. तो हमें ये पता है कि m प्लस जी जो है वो 3.3% है, और इसको अगर अल्फा से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास नेचुरल रेट आ गया 6% का. इस इक्वेशन से कैन यू नाउ फाइंड आउट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट इज देयर? यस और नो? रिलेटेड टू द टॉपिक in this, see you will find topics with respect to monitress, and monitress के because of monitress you will understand कि ये टॉपिक आ जाता है, ठीक है. क्योंकि monitress को समझना, यहाँ से ये सब कुछ monitress ने समझाया ना. और फिलिप्स कर्व के ऊपर जब क्वेश्चन है तो फिलिप्स कर्व का अंडरस्टैंडिंग तो आपको पता होना चाहिए ना. आपको मैं एकदम से फिलिप्स कर्व नहीं बता सकता ना कि ये फिलिप्स कर्व है. दिस इज, आई कैन नॉट टेल यू दिस. जितने भी फिलिप्स कर्व के क्वेश्चन है वो सारे इसके क्वेश्चन हैं. जितने मॉनिटर्स के क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है. आपका एडीएस भी इससे रिलेटेड रिलेशन आपका आ गया कि एएस वो क्यों है. सो समीक्षा, आई मीन एट टाइम्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी डोंट सी कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आया नहीं आया. हम ये देखते हैं कि इस थीम से क्वेश्चन आया नहीं आया, और अगर वो थीम से क्वेश्चन आया तो उस थीम को हम कहाँ से आंसर कर सकते हैं. आइडिया लगा? ठीक है.
तो वी हैव टू बी वेरी ब्रॉड. मैं कहता हूँ ना कि आपको यू दिस इज नॉट वन सोर्स टू डू फॉलो अ पर्टिकुलर थिंग. इसीलिए मैं इनको 3 सोर्सेज से साइमल्टेनियसली चला रहा हूँ, DFS, फ्रॉयन और ये. इसके बाद में इमीडिएटली मेरे पास DFS फ्रॉयन साथ वाले टैब में खुली हुई है. मैं आपको फ्रॉयन से कराऊंगा अब ये पूरा का पूरा, आपको भगाऊंगा एक सेकंड में कि अच्छा देखो ये सब कुछ हमने कर लिया. नाउ देन वी टॉक अबाउट, तो हमारे पास ये हो गया. और ये 6% याद रखना कि हमारे पास नेचुरल रेट 6% है, क्योंकि हम आगे जाके अब हम बात करेंगे कि सपोज मुझे 6% है और एक्चुअल इन्फ्लेशन, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो मुझे अगर 2% या इस वक्त एक्चुअल जो है वो 10% है, तो मैं इसको अगर कम करना चाहता हूँ तो मेरी कॉस्ट क्या है. ये भी तो हो सकता है ना. मान लो कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ 10%, मेरा नेचुरल रेट इज़ 6%, तो आई वॉन्ट टू रीच दिस. इफ़ आई वॉन्ट टू रीच दिस देन व्हाट इज़ द कॉस्ट दैट आई हैव टू बियर इज समथिंग दैट आई हैव टू सी. तो और सिमिलरली उल्टा होता है. इनफैक्ट कई बार क्या होता है कि आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और क्योंकि आपको इन्फ्लेशन रेट अपना कम करना है तो उसकी वजह से आप अनएम्प्लॉयमेंट कितनी सहोगे वो आप देखना चाहते हो. ठीक है. सो एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू सी एज सैक्रिफाइस रेशो इन केस ऑफ जब आप DFS पढ़ोगे. ये सेम कंसेप्ट वहाँ पर आपको एक सैक्रिफाइस रेशो से मिलेगा और ओकन्स लॉ से मिलेगा. ध्यान रखना, यू हैव टू कवर दिस. कोमल मैम सबसे पहले आपको यही कराएंगी बिफोर स्टार्टिंग न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स. ठीक है. न्यू क्लासिकल का स्टार्टिंग तो मैं ही कर दूंगा आज, बट शी विल डू इट इन डेप्थ एंड वी हैव टू डील विद दिस इन डिटेल. ठीक है. देन अब जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. ये सबको समझ में आ गया? तब तक आप ये लिख लो, ये डेरिवेशन लिख लो. प्लीज राइट डाउन दिस डेरिवेशन कि बाद में कंफ्यूजन ना हो आपको. और हैव यू रिटन इट? प्लीज राइट डन. Okay guys, now comes the same concept of neutrality of money. ठीक है. न्यूट्रलिटी ऑफ मनी को हम वो करेंगे वापस, और यहाँ से वो फ्रीडमैन का जो थ्योरी जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज़ मिला वो आ जाएगा. अब हमने बात क्या करी, वी सॉ दैट इन चैप्टर नंबर 7 वी सॉ दैट द लेवल ऑफ मनी सप्लाई कि अगर आप चेंज करोगे तो उसकी वजह से लॉन्ग रन के अंदर हमने देखा सिर्फ प्राइसेस पे इम्पैक्ट आ रहा है और किसी फैक्टर पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है. एंड द प्रोपोर्शन जितने से आपने मनी स्टॉक चेंज किया उतने से ही आपका क्या कहते हैं, जितने से आपने नॉमिनल मनी स्टॉक चेंज किया उतने से आपका प्राइसेस बढ़ गया, जिसकी वजह से आपका रियल मनी सप्लाई चेंज नहीं हुआ. नाउ टर्निंग टू दिस इन्फ्लेशन, अगर हमने ये एग्रीगेट डिमांड की हमने बात करी तो हमने ये इंक्रीज़ किया था, और अगर ये अपने नेचुरल रेट पे है, देखो अगर इफ़ आउटपुट जो है वो ऐसा है तो अगर YYN पे है तो वो इस तरीके से होगा. If unemployment is at its natural rate, then we follow that output must also be at natural rate, क्योंकि हमें पता है कि unemployment natural rate पे है तो employment natural rate पे है, और employment natural rate पे है तो हमें पता है कि unemployment natural rate पे है. तो अगर unemployment natural rate पे है तो ये यहाँ पर है. अब आपने क्या किया, आपने ये इंक्रीज़ कर दिया, तो ये इंक्रीज़ करने की वजह से जब तक ये भी उतने से ही इंक्रीज़ नहीं होगा, अगर ये और ये कांस्टेंट है, जब तक ये भी उतने से ही इंक्रीज़ नहीं होगा, दिस इक्वेशन, दिस राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन विल नॉट चेंज. एंड इफ द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन विल नॉट चेंज देन द चेंज इन मनी सप्लाई. तो हम यही बोल रहे हैं ना, जितने से ये चेंज हो रहा है उतने से ये चेंज हो रहा है. सो आई कैन राइट द ग्रोथ इन मनी सप्लाई विल ऑल्सो बी इक्वल टू द चेंज इन इज इक्वल टू द इन्फ्लेशन रेट. And this actually implies that inflation
is always and everywhere a monetary phenomena if G and T are not do not change. So this is, unless affected by rate of money growth, they have no effect of on inflation in medium run. Output का कोई impact नहीं होता on medium run. Yes or no? We have just revisited the same thing that we did earlier, but in this time we wrote this thing. Inflation को हमने growth in money के forms में लिख दिया. Yes or no, guys? Come on, yes, no, guys. All right, then just read all of this. मैंने कुछ मार्क करा हुआ है. What explains European unemployment? Just read this if you want to. Then अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन फाइनली आई फिलिप्स कर्व से, और हमने नेचुरल रेट और फिलिप्स कर्व के बीच में जो रिलेशन, सो दिस इज रिलेशन बिटवीन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन फिलिप्स कर्व. हमने ये इक्वेशन निकाली थी. आपको यू शुड रिमेंबर कि ये इक्वेशन क्या है, कि फिलिप्स कर्व और उसके बीच में रिलेशनशिप ये बता रहा है, क्योंकि ये फिलिप्स कर्व से ही आई है. अब ये क्या कह रहा है कि सम इकोनॉमिस्ट सेड कि डिसइन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली. डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि पाई टी शुड बी लेस देन पाई टी माइनस 1. इजंट दिस डिसइन्फ्लेशन? यस और नो? कैन समवन टेल मी? रुको. Vedika, what is disinflation? So decrease in inflation. Decrease in inflation rate, yes. तो अगर ये पिछले पीरियड का इन्फ्लेशन रेट था, अब इस पीरियड का इन्फ्लेशन रेट कम होगा, wouldn't that require कि unemployment has to be more than the natural rate? Yes or no? Guys, Vedika, your mic is on. Yeah. Yes or no, guys? इससे तो हमने यही तो ऊपर सीखा था. हमने कहा था, हमने इसको प्राइसेस तक, हम इसको उस तक ले गए थे. तो इफ दिस इज द केस, तो दैट मीन्स सम इकोनॉमिस्ट हैड पॉइंटेड आउट स्टार्टिंग दिस इक्वेशन दैट डिसइन्फ्लेशन का प्रोसेस, आपकी कंट्री में 10% इन्फ्लेशन है, उस प्रोसेस को कम करने के लिए दी सपोज हमने वही कहा ना कि अल्फा जो है वो 0.55 जो हमने इक्वेशन एस्टिमेट करी थी, एंड which basically means the equation basically implies to decrease the inflation by 1 percentage point, the unemployment rate has to be higher than the natural rate by 1/1.55. ये किस को समझ में आया? What are we saying? We are saying pi t minus 1, हमारा वही था ना, अल्फा था माइनस 0.55 ut माइनस un. अगर मुझे इन्फ्लेशन रेट 1% से कम करना है, तो उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा हाई सहनी पड़ेगी? ये नेगेटिव हो जाएगा ना, 0.55. दैट मीन्स फॉर इंक्रीजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट, फॉर रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन बाय 1%, आई एम गोइंग टू सफ़र अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 1.8% मोर. और अगर मुझे 10% से 4% इन्फ्लेशन करना है, तो मुझे इसको 6 टाइम्स, तो मुझे 6% करना है, तो 1.8 into 6 times is the cost that I'm going to bear in terms of unemployment rate if I have to do that. And if this needs to be done in 5 years, then this will be done by this will be जितना भी ये change है will be basically divided by 5. ठीक है, if you divide it by 5 you get this. ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes guys. सबको समझ में आया? So this basically tells you this entire situation.
एंड ये आपका बेसिकली 10 के अराउंड आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू जो है 10 के अराउंड है। तो अगर आप इसको आप क्या कहते हैं, जितने भी सालों में आपको अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को आपको 10% हाई रखना है, तो आप हर साल अपना जो इन्फ्लेशन आपको अपना जो हर साल जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो आपको अपने नेचुरल रेट से 2% ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस कंक्लूजन बेसिकली सेड इट वुड मेक सेंस टू गो स्लो। दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको 10% से 4% इन्फ्लेशन करनी है तो आपको बहुत स्लोली मूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये स्लोली मूव करोगे तो ही यू विल बी एबल टू अपनी जो कॉस्ट है वो अपनी कॉस्ट को बियर करते हुए धीरे धीरे आप यू कैन कम टू योर नेचुरल रेट। बट उसके लिए आपको अनएम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट जो है ज़्यादा ना सहनी पड़े, इसलिए यू हैव टू मेक दिस प्रोसेस एज स्लो एज पॉसिबल। और आगे जाके देखोगे जब आप उसमें देखोगे DFS में, इसको बोलते हैं कोल्ड टर्की। सुना ये वर्ड पहले, कोल्ड टर्की? Has anyone heard this term, cold turkey? ठीक है, जब DFS पढ़ोगे तो आपको ये वर्ड मिलेगा, कोल्ड टर्की। ठीक है, अब बट आइडिया लग गया ना आपको कि यार मुझे 10% से 4% इन्फ्लेशन करना है, और उसके लिए मेरी जो कॉस्ट, अगर मेरा अल्फा इज 0.55, तो दैट मीन्स मुझे अपनी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 10% क्या कहते हैं करनी पड़े। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है नेचुरल रेट से 10% ज़्यादा रखना पड़ेगा। बट अगर मैं इसको 5 साल में कर दूं कि 5 साल में 10% से 4% आऊँगा, तो मैं इसको 2% करके धीरे धीरे 2% करके 5 साल में कर सकता हूँ। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? कि आई विल गो स्लोली टूवर्ड्स माई टारगेट। यस और नो गाइस, यस और नो? ठीक है, अब यहाँ से लूकस आता है, एंड मैंने कहा था ना कि अब ये वो लोग आने लग शुरू हो जाएंगे जो आपके कंटेम्प्रेरी, जिनको आप जिंदा देखोगे, जिनको नोबेल प्राइज मिल रहा है। अब इसने इस चीज़ को चैलेंज किया। ही एंड सार्जेंट, लूकस एंड सार्जेंट गाइज आर प्रोपोनेंट्स of these are also the proponents of your new classical economics। ये लोग सारे न्यू क्लासिकल का पार्ट है। ठीक है, अब ये लोग कहते हैं कि बॉस आप इसमें ये बेसिकली सोच रहे हो कि लोगों को पता नहीं चलेगा। और आपको पता है कि सरकार धीरे धीरे क्या कहते हैं अपना इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम करने की कोशिश कर रही है। डोंट यू थिंक पीपल आर स्मार्ट इनफ to understand this? And if they are smart enough to understand this, they will automatically incorporate this into their own function. Don't you think कि हम पास्ट वाले से अब हम मोर रैशनल फंक्शन के इंडिविजुअल के ऊपर आ रहे हैं, कि हम ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी सोच पाए, देख भी पाए, उसको इंटरप्रेट भी कर पाए और उसका इम्पैक्ट भी सोच पाए। Am I not moving from a normal individual to a rational individual? Yes or no? Come on guys, come on. This is why they came up with this theory of rational expectations। ठीक है, ये rational इसी चीज़ के ऊपर आए कि how well do you understand an economic agent, how informed is an economic agent, how I mean what is his level of awareness, does he incorporate all of these things into his calculation। तो अब economists said that disinflation might be less costly, and this became Lucas critique। And Lucas pointed out that while trying to predict the effect of major policy change, like the change considered too much the Fed at a time, it could be very misleading to take as given the relationship estimated from past data। In case of Phillips curve, taking the equation 8.10 is equivalent to assuming that wage setters would keep expecting inflation in future to be the same way that it was in the past। तो अभी तक हमने यही तो assumption लेके चल रहे थे कि ये जो है ये t-1 लेके चल रहे हैं, यही इसी assumption पे तो लेके चल रहे हैं। But isn't it this is what we have assumed? Yes or no?
यही हमने लास्ट असम्पशन यही करी थी ना. बट अगर आपको पता है कि सरकार अगले पीरियड के अंदर इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश कर रही है, डोंट यू थिंक दिस इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन? यस और नो? अगर आपको पता है कि सरकार क्या कहते हैं अपनी पॉलिसी जो है अब डिफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करने वाली है, रेट्स खींचने वाली है, टू एक्सपेक्ट कि इन्फ्लेशन भी उतना ही रहेगा इज अ रॉन्ग एक्सप्लेनेशन. So the way that wage setters formed their expectation would not be changed to a change in policy. तो अब आप कह रहे हो कि ये जो वेज सेटर है उसको पता है, और जो वेज डिमांडर है उनको पता है कि इन्फ्लेशन क्या होगा, एंड वाई शुडंट द वेज सेटर्स टेक पॉलिसी चेंजेस इनटू देयर अकाउंट? अगर सरकार एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कर रही है, देन एज अ वेज सेटर टेल मी कशिश कि आप क्या करोगे? अगर सरकार एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कर रही है, एज अ वेज सेटर आप अपनी वेजेस सेट करने वाले हो एम्प्लॉयर के साथ, भारत सरकार के साथ, व्हाट विल यू डू? यस कशिश. कृति? Sir, asking for high nominal wages. क्यों? सर क्योंकि इन्फ्लेशन हो रही है तो प्राइस लेवल बढ़ेगा. नहीं, इन्फ्लेशन तो नहीं हुई, बट आपको अगर पता है कि सरकार जो है, आरबीआई जो है, आपको पता है कि मनी कैसे वर्क करता है, आपको पता है अगर सरकार एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कर रही है तो उसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे पड़ेगा, और क्योंकि प्राइसेस पे पड़ेगा इसलिए मुझे अपनी वेजेस अभी से रिवाइज कर लेनी चाहिए. समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि मेरा प्राइस एक्सपेक्टेशन अपनी इंक्रीज कर लूँगा. सो दिस, अगर आप ये लोग कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो गिवन ऑल ऑफ दिस नॉलेज, देन वेज सेटर भी कर सकता है. तो दैट इज़ वाई वो रैशनल एक्सपेक्टेशन है. देन तो इससे पहले इसको क्या बोल सकते हैं फिर? इफ दिस इज रैशनल एक्सपेक्टेशन, व्हाट कैन यू कॉल दिस एज? एनीवन? एनी गेसेस? दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अगर रैशनल एक्सपेक्टेशन होगी कि यार पिछले पीरियड का इन्फ्लेशन नहीं होगा, सरकार की पॉलिसी भी डिपेंड करेगा कि मैं प्राइसेस क्या रखूंगा और वेजेस क्या रखूंगा, तो अगर मैं ऐसे फॉर्म कर लेता तो what kind of expectations are these? Can I say these are adaptive expectations? Yes or no? Absolutely. I can say this is an adaptive sense कि जो पिछले पीरियड में था वही मैं लेके चल रहा हूँ. Now we will see some kind of wage indexation as well. ठीक है, आगे जाके मैं आपको एक वेज इंडेक्सेशन, वो आपके लिए टॉपिक, आपको इफ वांट टू रीड इट यू कैन रीड इट. आई मीन व्हेन यू आर डूइंग इट तो ठीक तरीके से पूरा ही पढ़ो ना, क्यों हाफ क्यों छोड़ना. तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज लूकस क्रिटिक, एंड Lucas argued why should wage setters take policy changes into account, why shouldn't they take into account, and if the wage setters believed that Fed was committed to a lower inflation they might as well expect inflation to be lower. और अगर वो चीज़ हो गई तो उस केस में क्या होगा, the decrease in inflation might not require an increase in unemployment rate, क्योंकि वो आप अपनी एक्सपेक्टेशन को ही रिवाइज कर लोगे, और क्योंकि आप अपनी एक्सपेक्टेशन को ही जल्दी से रिवाइज कर लोगे इसीलिए आपका जो फॉल होना था, जो अनएम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा से डिक्रीज होना था, योर अनएम्प्लॉयमेंट टू बी मोर देन नेचुरल रेट, वो इतना ज़्यादा नहीं होगा. एंड लूकस डिड नॉट बिलीव डिसइन्फ्लेशन कुड रियली टेक प्लेस विदाउट सम इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट. कुछ इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बट थॉमस सार्जेंट ने क्या किया, इसलिए इसके साथ इसको भी, एंड ही ऑल्सो हैज़ गॉट अ नोबेल प्राइज. ठीक है, अब मैंने क्या था, देखो धीरे धीरे नोबेल प्राइज वाले 2011 तक पहुंच गए. ठीक है, तो नाउ दिस इज एक्चुअली डेवलपिंग, दिस इज रियली डेवलपिंग इन द करंट सेंस. सो थॉमस सार्जेंट was looking at this historical data on high levels of inflation and concluded increase in unemployment could be small. तो बस यही होगा कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो होगी वो थोड़े से कम होगी,
and the essential ingredient of successful disinflation is credibility of monetary policy. कि क्या लोग मानते हैं कि आरबीआई इन्फ्लेशन कम कर पाएगा, तो वो अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर लेंगे. अगर आपकी सिग्नलिंग ही क्रेडिबल नहीं है तो आपकी कोई बात नहीं मानेगा. आपकी क्रेडिबिलिटी जो है, और जो सेंट्रल बैंक है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर वो क्रेडिबल है, अगर जो उसने बोला वो करके दिखा देगा, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ठीक से रिवाइज करोगे. अगर ये बस फेंकू चंद है कि भाई हम अगले साल एकदम से कुछ भी कर देंगे, तो आप कोई भी अपनी एक्सपेक्टेशन अपनी कोई रिवाइज नहीं करेगा. सो ही सेड that the increase in unemployment might be small if there is credible monetary policy, and only credibility will cause the wage setters to change the way that they form expectations. And he said that a clear and quick disinflation process, तेज और एकदम जो उसका razor sharp clear and quick disinflation program was much more likely to be credible than a protracted one. तो ये कहता है कि कोल्ड टर्की के अगेंस्ट है. दिस इज अगेंस्ट कोल्ड टर्की. ही सेज क्विक और एंड एस्टैब्लिश आपने करा कि जल्दी से आपको डिसइंफ्लेशन करना है. और दिस इज ऑल्सो यहाँ पर ओकेन्स लॉ और सैक्रिफाइस रेशियो यहाँ पर भी आ जाता है. एंड हु टर्न्ड आउट टू बी राइट, इकोनॉमिक डेटा बताता है कि दोनों में से कोई ठीक नहीं है. एक्चुअली अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि behavior of inflation depends on how much people and firms form, how people form expectation. And Lucas' critique still stands that the past relationship between unemployment and inflation may be a poor guide for what happens to what happens when policy changes. So this is this. And then you have wage indexation. उसमें आपने कुछ नहीं किया, कुछ wages को इंडेक्स कर दिया, कुछ को एक्सपेक्टेशन पे रखा हुआ है, और इसी फॉर्म से आपने यहाँ पर एक और नया वो निकाल दिया. एंड यू हैव द सेम प्रोसेस हेयर एज वेल. ठीक है. सो जस्ट रीड अबाउट दिस. नाउ इज योर एंटायर थ्योरी ऑफ मॉनिटरिस्ट का हमने जो इनिशियल पार्ट था वो, एंड फिलिप्स कर्व का डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन फिलिप्स कर्व एंड दिस. इज ऑल ऑफ दिस क्लियर? यस और नो गाइस? Now you have to read the chapter, guys. There is no I mean other alternative to this. You have to read the chapter. जब तक आप चैप्टर नहीं रीड करोगे you will not get the sense of it. ठीक है, वो पढ़ना ही पड़ता है बार बार. Then and you can try some of these numericals if you really want to try. You can try some of these numericals. It's going to be interesting for you. And then let's move on to counter. देखो अब बाय द वे ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें भी दे रखी हैं. आहूजा, इफ यू सी आहूजा, आई थिंक आई डिड, अच्छा छोड़ो, later on sometime else I'll tell you the story. ये हमने सारा चीज़ें कर ली हैं. अब ये जो सप्लाई साइड है, ये वाली डेरिवेशन ऑफ फिलिप्स कर्व, और ये दिस इज़ व्हाट वी हैव डन. दिस एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन. एंड यहीं पे आप एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, फ्रीडमैन्स व्यू ऑन फिलिप्स कर्व, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, रैशनल एक्सपेक्टेशन, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, सैक्रिफाइस रेशो, all this is this, and derivation of Phillips curve from aggregate supply curve is this. ये वाला सारा चीज़ हो गया. And then you can also read this particular chapter, what is this supply side economics and stagflation, because that वो जो period जो हम बता रहे थे stagflation का, ये उसको explain करता है. And then finally, बहुत छोटा सा chapter है. And then finally you come to न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एंड देन यू कम टू ये जो लूकस क्रिटिक है. देखो वापस आ गया लूकस क्रिटिक एंड लूकस सप्लाई फंक्शन, लूकस रैशनल एक्सपेक्टेशन मॉडल, एंड देन यू हैव फाइनली न्यू केनीशियंस दैट यू विल डू. सो ये तो मैम कराएंगी, साथ में DFS से भी ये चैप्टर होगा. आई विल शो यू DFS एज वेल. एक्चुअली मैं इसकी थ्योरी की बिल्डिंग जो होती है वो यहाँ से शुरू हो जाती है. ठीक है, यहाँ से ये शुरू हो जाती है पूरी की पूरी.
and then you have where is Phillips curve? हाँ ये रहा. So here you have all of these same चीज़ें, ये सारी सेम चीज़ें यहाँ पर भी आ गई. इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फिलिप्स कर्व की क्या है, यू कैन रीड दिस फिलिप्स कर्व फ्रॉम दिस प्लेस एज वेल. सेम ग्रोथ इन वेजेस, वही बता रहा है, ग्रोथ इन वेजेस विल बी अनएम्प्लॉयमेंट, और हमने यहाँ पर ही वो वेजेस का ही हमने उसका बोला कि वेजेस टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, दिस इज देयर पॉलिसी ट्रेड ऑफ. देन वी डिड समथिंग सिमिलर हेयर, अभी ये यही करा था ना. कैन यू सी दिस, इजंट दिस समथिंग लाइक पाई टी माइनस पाई टी ई माइनस अल्फा यू टी माइनस यू वन. यस और नो? ठीक है, मैं कह रहा था ना ये सारी की सारी चीज़ें आपको वापस आने शुरू हो गई. ये देखो, एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स का आ गया. मैंने इसीलिए देखो यहाँ पर ना वो सेंस नहीं आ रहा. अब अगर कोई आपको सिंपल सी है, मैं अगर आपको सिंपल सा ये करा देता, ठीक है, मैंने तो अपनी तरफ से करा दिया, बट प्रॉब्लम इज मुझे पता है कि यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ ऑल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, दैट इज़ वाई दैट नीड्स टू बी डन. देन उसके बाद स्टैगफ्लेशन समझाया इन्होंने, एंड यू देन यू केम अप विद रैशनल एक्सपेक्टेशन रेवोल्यूशन, जो मैंने आपको बताया कि क्या होगा. while surprise shifts in monetary growth will change unemployment, predictable shifts won't. This is very very important कि कोई भी सरप्राइज एलिमेंट होगा तब क्या होगा. सरप्राइज एलिमेंट की वजह से देखो क्या था, पाई टी इज इक्वल टू पाई टी माइनस पाई टी ई इज इक्वल टू माइनस अल्फा यू टी माइनस यू वन. तो कोई भी चीज अगर लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, अगर लोगों को पता है कि आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कर रहे हो, डोंट यू थिंक अ रैशनल एक्सपेक्टेशन विल आई मीन अकोमोडेट दिस. बट सपोज मैंने एकदम से मैं आज उठा, मैं आज वो हूँ क्या कहते हैं शशिकांत दास हूँ, आज मैं उठा और मैंने कहा पूरे इकोनॉमी में पैसा ही पैसा भर दो. ठीक है, अगर ऐसा ही कर दिया तो इमीडिएटली ये लोग नहीं, क्योंकि ये तो मैं खुद ही रैशनल नहीं हूँ, अनएक्सपेक्टेड मैंने कोई चीज़ कर दी, तो इसकी वजह से ये नहीं ये यहाँ पर मिस इन्फॉर्म रहेंगे लोग. इसीलिए while surprises in monetary growth will change unemployment, predictable shifts will not. तो इन्होंने भी बोला कि शॉर्ट रन में हो सकता है इंक्रीज हो जाए, आउटपुट इंक्रीज हो जाए, बट दैट विल ओनली बी द केस व्हेन इट इज सरप्राइज्ड, व्हेन द मार्केट्स आर सरप्राइज्ड, नॉट प्रेडिक्टेड. इज द आइडिया क्लियर? यस नो गाइस, यस नो. मैंने कहा था मैं तेजी से भगाऊंगा. ठीक है, वेज अनएम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, वाई दे आर स्टिकी. सो ऑल दैट रिलेशनशिप जो हमने बात करी थी कि स्टिकी हो सकता है, स्टिकी क्यों होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन हमने जो वो बात करी थी, प्राइस और वेज सेटिंग, प्राइस सेटिंग और वेज सेटिंग रिलेशनशिप, एफिशिएंसी वेजेस, कॉस्ट ऑफ दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. ठीक है, एंड फाइनली इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल. ये सारे के सारे मॉडल जो हैं ये अगेन यू विल सी इन न्यू क्लासिकल, न्यू कीनेशियंस एंड न्यू क्लासिकल्स. तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं. एंड देन फ्रॉम फिलिप्स कर्व टू एग्रीगेट सप्लाई, तो ये तो हमने ऑलरेडी कर ही लिया था, एंड यू कैन रीड दिस एज वेल. ठीक है, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओकन्स लॉ. ठीक है, ओकन्स लॉ, तो दिस इज ओकन्स लॉ, एंड विच टेल्स इन द शॉर्ट रन unemployment and output are pretty tightly linked. According to Okun's law, an extra increase in unemployment will cost the GDP 2% only in short run. क्योंकि in short run, और क्योंकि ये आपने estimate किया कि ये आपने कहा कि जो sacrifice ratio है वो basically 2 है, तो अगर आपकी क्या कहते हैं, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 2% से कम करना चाहते हो तो आपका आउटपुट जो है अपने नेचुरल रेट से 2% बेसिकली 1% कम करना चाहते हो तो आपका आउटपुट जो आपका जो एक मिनट को एन एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट आपकी थोड़ी सी भी ज़्यादा है अपने नेचुरल रेट से तो आपका जो आउटपुट है वो अपने नेचुरल रेट से 2% कम है.
So this is what Okun's law is. You need to know this, and you need to understand this aspect as well. Okun's law, it is important. And then finally you derive your AS curve. सेम तरीके से उसने AS कर्व अपना बना दिया, सिर्फ नोटेशंस थोड़ी डिफरेंट है, बट अगेन एज आई एम टेलिंग यू, यू नीड टू रीड दिस एज वेल. और सप्लाई शॉक से क्या होता है, ठीक है, व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ अ सप्लाई शॉक. तो आपका आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, एंड फिर यहाँ से यहाँ जाते हो, तो पूरा मूव कैसे करते हो इन केस ऑफ अ सप्लाई शॉक. सो दिस इज समथिंग. Chapter number 7, anatomy, sacrifice ratios. This is again, sacrifice ratio is the percentage of output lost for 1 point increase reduction in inflation. So this is also telling you your basically relationships. तो ये भी important है. And just read relation between Okun's law, short run Phillips curve. This is very very important relation between Okun's law, short run Phillips curve, and sacrifice ratio. Okay, employment tool, cyclical and unemployment, duration, recession, full employment. ये नहीं, you want to give it a read you can, but इतना important नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ये सब नहीं. कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, हाँ, मोर और लेस आई थिंक यू कैन रीड चैप्टर नंबर 6, तो आपको पढ़ना ही चाहिए. चैप्टर नंबर 7 का यू जस्ट रीड द सैक्रिफाइस रेशो, दैट्स इट. रेस्ट इज़ वेरी वेरी यूएस सेंट्रिक, बहुत ज़्यादा यूएस सेंट्रिक है. तो इन दिस न्यू थिंग, and I think that is more than sufficient. Yep, that is more than sufficient. समझ में आया कि नहीं आया? Yes or no? And then we go to Freund. अब Freund पे जाते हैं. Now Freund के अंदर यही चीज़ यहाँ दे रखी है. नेचुरल रेट थ्योरी, ठीक है, फिलिप्स कर्व, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, केनीजियंस का क्या है, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व केनीजियंस क्या है, कि अच्छा ठीक है, वो भी उन लोगों ने भी मान लिया कि अपने एक्सपेक्टेशंस जो हो जाएंगी वो ठीक बैठ जाएंगी. देन एवोल्यूशन ऑफ द नेचुरल रेट का कंसेप्ट, दैट व्हाट इज़ नेचुरल रेट, हाउ इज इट डिटरमिन, वो सारी चीज़ें जो हमने वहाँ पर भी बात करी वो यहाँ पर भी बात कर रहा है, बट इसने चैप्टर इमीडिएटली ख़त्म कर दिया. सो कैन यू सी कि you will not get the essence of Phillips curve through this. अगर मैं आपको सिर्फ ये करा देता और या DFS करा देता, you will not get the essence. But because I've done Branson, now you will be able to get what this is. But you have to read these chapters, guys. Please read these chapters so that you get a proper understanding. पढ़ लोगे इन 2 chapters को? Yes, no, guys, come on. ठीक है. So all you need to do is chapter number 10 of, remember, chapter number 10 of Freund आपको पढ़ना है. You want me to mark it up कि पढ़ सकते हो? चलो, what I'll do is I'll mark it up as well, ठीक है. तो chapter number 6 and chapter number 10 of your chapter number 10 of Freund, चैप्टर नंबर 6 ऑफ DFS, और उसमें 7 में सिर्फ आपको सैक्रिफाइस रेशो वाला टॉपिक पढ़ना है. एंड विद दिस एवरीथिंग इज कंप्लीट इन दिस. नाउ फॉर टुमारोज सेशन, now I can start this, but I don't want to start the session immediately. For tomorrow's session, what I will do is I will, अच्छा नहीं, मार्क करके दूसरी रीडिंग है. सो सी मैक्रोइकोनॉमिक्स आफ्टर केन्स, ये काउंटर रेवोल्यूशन, मॉनिटरिस्ट काउंटर रेवोल्यूशन आता है, फिर हमने इसके बारे में बात कर ली, फिर न्यू क्लासिकल, एंड देन रियल बिजनेस साइकिल्स एंड न्यू केनीजियन इकोनॉमिक्स. तो ये वाला जो टॉपिक्स हैं ये आप यहाँ से भी करोगे, या आप DFS से भी पढ़ोगे, और ये आप आहूजा से भी पढ़ोगे, और जो मैम कराएंगी वो तो मैम कराएंगी. देन ये हमने कर लिया आज.
अब ये मॉनेटरिस्ट काउंटर रेवोल्यूशन क्या था? मॉनेटरिस्ट काउंटर रेवोल्यूशन इज़ बेसिकली जो भी QTM है उसको रीफॉर्मुलेट करने की थ्योरी थी ऑफ फ्रीडमैन को एक्चुअली इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था. एंड ही बेसिकली जो हमने अभी बात करी कि इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमेना, वो उस चीज़ को बताता है. और इस चैप्टर में उसको वो इससे बता रहा है, क्या कहते हैं, थ्रू योर ISLM के मॉडल से भी बता रहा है. ठीक है, ये सेम कंसेप्ट फ्रीडमैन का रीस्टेटमेंट ऑफ QTM, और उस चीज़ को बहुत सारे फंक्शंस ले लेता है. एंड देन ही बेसिकली सेज दैट LM कर्व इज़ लाइक दिस एंड IS कर्व इज़ लाइक दिस, कि IS को शिफ्ट करके आप कुछ नहीं कर पाओगे, ओनली अगर मनी सप्लाई को चेंज करोगे तो ही आपका आउटपुट चेंज होता है. तो दिस इज़ हाउ वो कहता है कि फिजिकल पॉलिसी जो है होगी वो बिल्कुल इनफेक्टिव होगी, मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी, बट लॉन्ग रन के अंदर क्या कहते हैं, मनी सप्लाई, जितने से आप आउटपुट बढ़ाओगे उतने से आपका जितने से आपने वो बढ़ाया, क्या कहते हैं, जितने से आपने मनी सप्लाई बढ़ाया उतने से आपके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, लॉन्ग रन में आपका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. ठीक है. सो जो भी हमने अभी डिस्कशन किया मॉनेटरिस्ट का, जो फ्रीडमैन का, उसको एक नए तरीके से वी विल अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एंड दैट इज विल बी द एंड ऑफ आवर एंटायर मैक्रो इकोनॉमिक्स टिल न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स. तो मुझे कल सिर्फ आपको ये चैप्टर कराना है, एंड क्योंकि ये चैप्टर आधे पौने घंटे में हो जाएगा हमारा, देन वी विल सी दी PYQs. 1 घंटे में हो जाएगा, तो नेक्स्ट 1 घंटे में वी विल सी दी PYQs ऑफ मॉनेटरीज एंड फिलिप्स कर्व फ्रॉम बोथ IES एंड IS, एंड जो आपके बाद के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आई विल टेक टुमारो. ठीक है. ऑल राइट गाइज, यस नो यस नो यस नो, समझ में आया आपको? मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आई अब, क्योंकि कल मेरी आखिरी क्लास है मैक्रो की. यस, इट्स डाउंटिंग, बट एक बार कर लिया, जैसे मैंने बोला, एक बार कर लिया तो कंप्लीट कर लिया, कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद. You're a champ at macro then. Yes, no, guys. Yes, no, yes, no, yes, no. Excuse me, sir. Yes, Riya. सर मुझे ये बोलना था कि जो आपने ब्लैंचार्ड का PDF शेयर करा था ऑन द पोर्टल, सर उसका एडिशन डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट यू आर यूजिंग. तो जैसे जो आपका लेबर मार्केट है, इट्स चैप्टर 6, लेकिन उसमें इट्स 7, एंड जो 8th और 9th चैप्टर्स हैं वो भी थोड़े अलग है. तो मतलब इसलिए फिर ब्लैंचार्ड के लिए तो खैर आपने PDF शेयर कर ही दिया है, तो अब लाइक आई विल रेफर दैट ओनली. ओके. बट सर वैसे ही इट्स अ मतलब ऐसा हो सकता है कि बाकी उसमें बाकी रीडिंग्स में भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है. नहीं, वो कई बार एडिशंस में हो जाता है, एडिशंस ऊपर नीचे हो जाते हैं, कि वो ऊपर जो एडिशन लगाया वो डिफरेंट एडिशन था, नीचे जो एडिशन लगाया नीचे. तो बेसिकली आई फाउंड अ न्यूअर वन, आई थिंक दिस इज़ द न्यूअर वन. तो सो आई यूज़ द न्यूअर वन, तो उसका एडिशंस का कोई इतना फ़र्क नहीं होगा, बट एसेंस देख लेना, कंपेयर कर लेना. आई डोंट थिंक देयर विल बी मच डिफरेंस. ओके सर. और फ्रॉयन के अंदर तो होगा ही नहीं, फ्रॉयन और DFS तो मैं लेटेस्ट यूज़ कर रहा हूँ. बट अगर सपोज यू टेक अप 3 years डाउन द लाइन, अगर या 2 years डाउन द लाइन अगर नया एडिशन होगा, तो हो सकता है मैं नया एडिशन पढ़ा रहा हूँ. ओके सर. एंड सर एक और चीज़ थी, लाइक अभी तो टॉपिक वाइज आपने बता दिया था कि हमें DFS से कौन सा करना है, फ्रॉयन से कौन सा करना है, बट सर लाइक आप एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हो? आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर आई गिवन दैट लिस्ट, राइट? यस सर, उसमें दिया था, बट सर उसमें आपने फ्रॉयन का जो पूरा नंबर ऑफ चैप्टर्स है वो मेंशन नहीं करे थे. लाइक आज हमने DFS से भी आई थिंक चैप्टर 6 जो है उसका आपने बताया, बट वो आपने पहले मेंशन नहीं करा था. तो एक बार आप एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट शेयर कर सकते हो? ठीक है, आई विल मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट. यस, ऑलराइट. बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज कि कई बार एक कंसेप्ट यहाँ, एक कंसेप्ट वहाँ है, और आई रियली डोंट वांट कि कहीं मतलब कि कहीं ऐसा हो कि कोई ओकन लॉ का क्वेश्चन आ जाए या सैक्रिफाइस रेशियो का क्वेश्चन आया, न्यूज़ से कि यार ये तो हुआ नहीं. ठीक है. So I want to be very, very careful while dealing with macroeconomics and any particular topic, that I should tell you that this is the bandwidth. But if I go into the entire bandwidth, then तो course तो फिर 6 महीने के मैं 1 साल लगा दूंगा. So you are doing the entire eco. Don't you think you are doing the entire eco honors? ये क्या था जो जितना हमने अभी तक मैक्रो पढ़ा, isn't it including semester 1, semester 2 and semester 3? Yes. सॉरी, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4. तो इंटरमीडिएट 1 मैक्रो, इंटरमीडिएट 2 मैक्रो और साथ में इंट्रोडक्टरी मैक्रो, 3 सेमेस्टर एक साथ हो रहे हैं.
तो the bandwidth is huge which needs to be compressed in 20 days. ठीक है. So it is difficult, it is very difficult to do that. तो इसीलिए मैं comprehensive आपको एक strategy बता रहा हूँ. एंड आई डोंट थिंक, और अगर उसके बाद भी कुछ आ गया, सी आई कांट प्रॉमिस यू कि उसके बाद आएगा नहीं, बट वॉट आई कैन टेल यू इज देर विल बी हार्डली बी 1% ऑफ पीपल हु विल नो वॉट इज, अगर कोई इसके बाद भी कुछ आ रहा है तो ठीक है, दैट विल नॉट बी अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज फॉर यू. तो क्योंकि वो किसी को नहीं आता, तो डोंट वरी अबाउट सच क्वेश्चंस देन. ठीक है, चलो. ऑलराइट folks, I will see you tomorrow again at 3 and 3 to 4:30. I think we'll be able to finish it up, maybe even earlier, क्योंकि I need half an hour with you for Froyen, half an hour 40 minutes, क्योंकि बहुत basic है ये तो, and then around half an hour 40 minutes to just discuss the PYQs of these chapters that I've covered. And whatever issue that you have, you can raise it tomorrow as well. अपना screen share कर लेना and we can just take through your doubts. Yes, Kriti. सर आप बोले थे ये बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर का एक बार फिर से कराएंगे. हाँ, ठीक है. और सर आप फ्रॉयन का एक बार एडीएस वाले चैप्टर को रिव्यू करा दीजिएगा ना. ठीक है. ओके, थैंक यू. All right. चलो, thank you very much guys. I'll see you tomorrow then. Bye bye.